गर्भकोश के कैंसर के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हम यूट्रस के कैंसर के ऊपर जो सीरीज हम बना रहे हैं, इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यूट्रस के कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं। अगर आपको यूट्रस के कैंसर के लिए कैंसर के प्रति और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट को आप पूरा देखिएगा। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं यूट्रस के कैंसर के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है महिला का एज। जैसे जैसे आप मेनोपॉज के बाद महिला का उम्र बढ़ते जाता है, इतना यूट्रस के कैंसर का इंसिडेंस मतलब होने का चांस भी बढ़ते जाता है। लेकिन एज ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओबेसिटी, मतलब जो रिकमेंडेड वेट है या बॉडी मास इंडेक्स है, इससे आपका जो वेट रहेगा कई गुना ज़्यादा रहता है। तो जब वेट आपका एबनॉर्मल तरीके से जब बढ़ जाता है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में, एक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट बनता है जहाँ पे आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन का मात्रा बहुत बढ़ जाता है। जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और उसको काउंटर करने के लिए मेनोपॉज के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन रहना चाहिए वो नहीं रहता है, ये क्या करता है, ये गर्भकोश के जो इनर लाइनिंग को स्टिमुलेट करता रहता है और ये कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से फाइनली ये सेल्स मल्टीप्लाई हो के फाइनली एक टाइम पे एबनॉर्मल बन जाते हैं और कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क है गर्भकोश के कैंसर के लिए। तो हमेशा इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना जो वेट है ना एक हेल्दी रेंज में रखें, अपने डाइट को कंट्रोल करके, लाइफस्टाइल चेंजेस करके और एक्सरसाइज करके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो ओबेसिटी है ये आपके कंट्रोल में आ सकता है। थर्ड ऐसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है डायबिटिस। डायबिटिस भी देखा गया है कि इसके रहते हुए गर्भकोश के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो डायबिटिस को अच्छे से कंट्रोल करना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि आप गर्भकोश के कैंसर से दूर रहें। फोर्थ आता है अगर आपकी पीरियड्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इरेगुलरली होते हैं, एस्पेशली जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो ये ऐसे पेशेंट्स में फ्यूचर में जाके गर्भकोश के कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस पहले से था और इनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये यूट्रस के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी कभी हुआ नहीं है तो इनमें भी पाया गया है कि गर्भकोश के कैंसर का रिस्क हल्का सा ज़्यादा रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पूरे रिप्रोडक्टिव एज में प्रेगनेंसी नहीं आता है तो ओव्यूलेशन के जो साइकिल्स हैं ना कंटिन्यूसली चलते हैं और इसके चलते हुए ईस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है गर्भकोश के लाइनिंग के ऊपर कंटिन्यूसली बना रहता है, ब्रेक नहीं रहता है। तो इससे पाया गया है कि एक हार्मफुल इफेक्ट बनता है यूट्रस के लाइनिंग पे, जिससे एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और एक और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट रिस्क है जेनेटिक रिस्क। एक सिंड्रोम है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं लिंच सिंड्रोम, जो आनुवंशिक तरीके से स्प्रेड होता है। अगर आपके फैमिली में अगर HNPCC या लिंच सिंड्रोम का रिस्क है तो हो सकता है कि आपका गर्भकोश के कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा हो। तो दोस्तों, ये तो हो गए रिस्क फैक्टर्स थोड़े बहुत, बट ये रिस्क फैक्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? सपोज आपको ये नॉलेज रहता है कि ये पेशेंट में या कोई महिला में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इनको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए जब आपको कोई लक्षण आते हैं। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि मेनोपॉज के बाद जो ब्लीडिंग होता है ये सबसे कॉमन लक्षण है यूट्राइन कैंसर का या बच्चेदानी के कैंसर का। अगर आपको ऐसे कोई कंप्लेंट आते हैं और आपको ऑलरेडी नॉलेज है कि नहीं हमारे फैमिली में रिस्क है इसका, या जेनेटिकली प्रॉब्लमेटिक है, या मुझे पहले से पीसीओडी था,
या मेरा वेट हमेशा थोड़ा ओबेसिटी के साइड पे रहता है, तो क्या होता है कि आपको रिस्क फैक्टर भी पता है और आप लक्षण को रिस्क फैक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको एक अर्जेंसी महसूस होगा कि आप मेडिकल अटेंशन जल्दी से ले लो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो फाइनली, बट आपके सतर्कता से हो सकता है कि अगर कैंसर हो तो अर्ली स्टेज में पाया जाए। तो रिस्क फैक्टर का नॉलेज रहना यही इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सतर्क रहें और जब भी कंप्लेंट्स होते हैं या उससे पहले भी मेडिकल अटेंशन लें ताकि बीमारी को जल्दी से पकड़ लें। तो ये तो एक छोटा सा डिस्कशन था दोस्तों कि यूट्राइन कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं। ये सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखिएगा, आगे आके यूट्राइन कैंसर के ऊपर हम और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।